अनसुटेबल। सो इनके बारे में ऑलरेडी आइडिया है, काफ़ी हद तक आइडिया। ओके, सो वी हैव लाइक द टॉपिक दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर। अगर हम सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर के मेन हेडिंग को फोकस करें तो वी हैव टू मेन वर्ड्स, वन इज मार्केट एंड द अदर वन इज स्ट्रक्चर। सो मार्केट को अगर डिफाइन करें तो मार्केट क्या है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर sellers and buyers meet each other for their own motives. Buyers का क्या मोटिव होते हैं? They want to get qualitative products at relatively low prices. और sellers का क्या मोटिव होते हैं? Sellers want to sell their products at higher prices so that they can earn high profit. Got it? So market हमें पता चल गया market क्या है? Market is a place, right? Is an area, is a region as well sometimes. स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर मीन बिहेवियर ऑफ समथिंग। जैसे सपोज करें हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो हाउ मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वर्क। सबसे पहले टॉप ऑफ द टॉप अगर हम देखें तो हमारे पास CEOs होते हैं, उनके नीचे हमारे पास डायरेक्टर्स होते हैं, उनके नीचे लाइक मैनेजर्स होते हैं, सेक्शन हेड्स होते हैं। इस तरह से लाइक हायरार्की होती है एंड पीपल बिहेव अकॉर्डिंगली, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो उनके एम्स होते हैं। इसी तरह से मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है? लाइक मार्केट हमने कहा कि एक एरिया है और स्ट्रक्चर उस एरिया के बिहेवियर को डिटरमिन करता है कि हाउ दे द सेलर्स एंड बायर्स बिहेव, राइट? सो हमारे पास दो तरह के मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, वन इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन एंड द अदर वन इज कॉल्ड इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन ये एक आइडियल किस्म की मार्केट होती है, आइडियल किस्म की मार्केट है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मजे की बात है कि इस तरह की कोई मार्केट एग्जिस्ट करती ही नहीं है सिरे से। ये सिर्फ लाइक एक काइंड ऑफ आइडियल किस्म का मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया टू बेसिकली लुक इनटू द बेसिक फीचर्स ऑफ द मार्केट। अब परफेक्ट कंपटीशन का क्या फीचर है? सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की, राइट? So perfect competition is the type of market where there are like millions and millions of buyers and sellers in the market, right? Sellers are very small in size but large in number. Quantity उनकी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन size उनका बहुत छोटा होता है। Mean one single firm is the millionth part of the overall industry. जैसे पाकिस्तान में अगर हम देखें जो हमारे पास फार्मर्स हैं या बीट ग्रोअर्स हैं, फॉर एग्जांपल फार्मर्स हमारे पास हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल में लिया जाता है, राइट? सो देयर आर सो मेनी फार्मर्स सेलिंग लाइक बीट फॉर एग्जांपल और राइस इन पाकिस्तान। सो ये परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट की एक एग्जांपल के तौर पे लिया जाता है। आइडियली ये भी परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को 100% मैच नहीं करता, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस का मतलब है कि एग्जैक्टली 100% आइडेंटिकल, राइट? प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे 100% एक आइडेंटिकल होगी, लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखें तो क्या हमें ऐसी भी मार्केट नजर आती है जहाँ पे प्रोडक्ट 100% सेम हो, A to Z सारा कुछ सेम हो? अगर हम सिंपली एग्जाम्पल लेते हैं लाइक जो अनब्रांडेड गुड्स होती है ना, जिनकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, जिनको डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता, जैसे वीट हो गया, वीट की भी लाइक ब्रांडिंग तो वीट की भी और फ्रूट की भी आजकल हो रही है। इसी तरह से लाइक कोई भी प्रोडक्ट है जो एग्रीकल्चरल गुड्स है उनकी भी लोग ब्रांडिंग करते हैं आजकल। जैसे राइस के लिए नाम दिया होगा कैनात, कर्नल, कौन सा पता नहीं, ठीक है, उनके ब्रांड्स के नाम होते हैं। जब आप कोई ब्रांड का नाम एलोकेट कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट हो जाती है दूसरी प्रोडक्ट से। क्वालिटी वाइज भी हो सकती है, क्वांटिटी वाइज भी हो सकती है, या उसका ब्रांड इमेज वाइज भी हो सकती है। सो ये मार्केट स्ट्रक्चर हमें अज्यूम करता है कि देयर शुड बी 100% होमोजेनिटी इन द प्रोडक्ट, लाइक एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में हमें ये भी आजकल नजर नहीं आता। जो फार्मर्स हैं वो भी ब्रांडिंग करके चीज़ें बेच रहे हैं, वो भी प्रॉपर लेबल करते हैं। जैसे अगर आप मैंगोज बाय करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप मैंगो बाय करने के लिए जाते हैं तो उस मैंगो के ऊपर भी आजकल क्या होगा? स्टिकर्स लगे होते हैं, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये कौन से फार्म का मैंगो है, ठीक है?
ब्रांडिंग हुई होती है। जब ब्रांड लग गया तो मीन्स अब प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं रही, ये किसी एक सेलर के साथ कनेक्ट हो गई है। गॉट इट? ओके बेटा, सो उसके बाद लाइक प्राइसेस रिमेन द सेम थ्रू आउट द मार्केट। ये भी इस मार्केट स्ट्रक्चर की असम्पशन है, इसका फीचर है कि एवरी सेलर मस्ट बी सेलिंग द प्रोडक्ट एट एग्जैक्टली सेम प्राइस। लेकिन रियल लाइफ में अगेन हमें ये भी नहीं नजर आता। रियल लाइफ में एवरी सेलर कैन डिफरेंशिएट द प्राइसेस। जैसे अगर से वीट की प्राइसेस, फ्रूट की प्राइसेस, वेजिटेबल की प्राइसेस डेली बेसिस पे मार्केट अनाउंस करती है कि व्हाट शुड बी द प्राइस, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी हमें इंडिविजुअल लेवल पे नजर आता है कि सेलर्स आर सेलिंग देम एट डिफरेंट प्राइसेस। तो रियल लाइफ में प्राइस सेम प्राइस भी हमें नजर नहीं आता। अच्छा जी, इसका साथ साथ मैं इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको इसके पता चलता जाए इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, मतलब इसकी फ्लिप साइड क्या है इस मार्केट स्ट्रक्चर की। सेम प्राइस जब होगी तो प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ऑल ऑफ देम मस्ट बी द सेम, राइट? सो एवरेज रेवेन्यू होता क्या है? एवरेज रेवेन्यू को अगर हम फाइंड करना चाहें तो एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, राइट? या फिर पर यूनिट रेवेन्यू को हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। और एक ओपन सीक्रेट है यहाँ पे कि प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। प्राइस हमेशा एवरेज रेवेन्यू के इक्वल क्यों होगी, इसको भी देख लेते हैं इसका क्या रीजन है। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एंड वी ऑलरेडी नो दैट टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब अगर इसको P इनटू Q में मैंने ट्रांसलेट कर दिया एंड देन डिवाइडेड विद Q, देन Q से कैंसिल हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस हमारे पास आ जाएगा। ये तो लाइक काइंड ऑफ ओपन सीक्रेट है कि एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर ऑलवेज द सेम। लेकिन साथ में यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम रहेगा। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू that we get by selling one additional unit of a product. So marginal revenue का formula क्या होता है? Marginal revenue is equal to change in total revenue divided by change in quantity. Delta TR over delta Q, ये इसका formula है। Means कि एक extra unit sell करके जो आपको extra revenue generate होता है, that is marginal revenue. अब यहाँ पे जो कि price exactly same है, when price is same, एवरेज निकालेंगे वो भी सेम आएगी, एंड अगेन वी आर सेलिंग एवरी एडिशनल यूनिट एग्जैक्टली एट द सेम प्राइस अगेन, तो एडिशनल रेवेन्यू भी सेम रहेगा। सो प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ऑल ऑफ देम आर सेम इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब इसको अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। तो हमारे पास यहाँ पे x पे हम लिखते हैं क्वांटिटी एंड दिस इज ओरिजिन पॉइंट, और y पे हमारे पास प्राइस और रेवेन्यू, दो चीजें हम शो कर रहे हैं, प्राइस एंड रेवेन्यू। प्राइस चूंकि फिक्स है तो प्राइस लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी जैसे फिक्स कॉस्ट होती है। लेट्स से $10 प्राइस है तो एट एवरी क्वांटिटी सेलर विल चार्ज सेम प्राइस। सो प्राइस सेम होने की वजह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू AR इक्वल्स टू MR, और इसको हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं। डिमांड ऐसे परफेक्टली इलास्टिक होगी, लेकिन अगर जितनी मर्जी आप डिमांड कर लें, लेट्स से 100 क्वांटिटी बाय कर लें, तब भी आपको पर यूनिट के हिसाब से $10 प्राइस देनी पड़ेगी। अगर आप 200 यूनिट्स बाय करेंगे तब भी सेलर आपकी प्राइस को कम नहीं करता, ही विल चार्ज एग्जैक्टली द सेम प्राइस। ठीक है, सो हर एडिशनल यूनिट भी आपको उतनी ही प्राइस पे बाय करना पड़ता है। ओके, सो ये हमारे पास आ गया, इसकी लॉजिक हमने देख ली कि व्हाई ऑल ऑफ दीज थ्री वेरिएबल्स आर एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। मोबिलिटी का मतलब है कि एक यूज से दूसरे यूज तक आप उसको आराम से लेके जा सकते हैं, राइट? अगर लेट्स से कि जैसे फार्मर्स हैं, उनके पास जो लैंड है उसको, उसकी परफेक्ट मोबिलिटी है, लाइक वी कैन चेंज द यूज ऑफ दैट लैंड इन परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट। लेबर जो है उसका भी हम यही समझते हैं कि लेबर इज आल्सो इक्वली एफिशिएंट एंड मोबाइल टू यूज इट फ्रॉम वन यूज टू अनदर, राइट? Then we have another feature, that is freedom of entry and exit. Freedom of entry and exit का मतलब है कि new firms can easily enter the industry and existing firms can easily leave the industry. अब क्या मतलब है इसका?
कि न्यू फर्म्स अगर मार्केट में आना चाहती हैं तो कोई उन्हें स्टॉप नहीं करता. एवरीवन इज अलाउड टू एंटर द मार्केट एंड कम्पीट विद ऑल अदर सिमिलर फर्म्स. यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि फ्रीडम है, आपको किसी किस्म के कोई बैरियर्स फेस नहीं करना पड़ेंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं. यू कैन कम इन टू द मार्केट एंड कम्पीट विद अदर रिलेटेड फर्म्स. एग्जिट इज ऑल्सो फ्री. एग्जिट का मतलब है अगर आपने बिजनेस खत्म करना है, यू कैन सेल योर एसेट्स एंड लीव द इंडस्ट्री. कोई आपको स्टॉप नहीं करेगा. आपके एसेट्स जो कि परफेक्टली मोबाइल है, इसलिए आप अपने एसेट्स किसी और को दे देंगे तो वो आराम से आपसे खरीद लेगा. राइट. सो एंट्री एग्जिट फ्रीडम का मतलब ये है. लास्ट पॉइंट है हमारे पास एफिशिएंसी. परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म्स इकोनॉमिकली एफिशिएंट होती हैं, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं. लो कॉस्ट प्रोड्यूसर क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें मार्केट में कम्पीट करना है. प्राइसेस ये ओवरचार्ज नहीं कर सकते, वही प्राइस चार्ज करनी होगी जो दूसरे सेलर चार्ज कर रहे हैं. एंड व्हेन वी डू दैट इट मींस कि वी कांट ओवरचार्ज द पीपल. अगर आप लोगों को ओवरचार्ज नहीं कर सकते फिर इट मींस आप प्रॉफिट सिर्फ तब कमाएंगे जब इकोनॉमिकली एफिशिएंट रहेंगे, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर होंगे, आप रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे. अच्छा, ये काइंड ऑफ लाइक आइडियल किस्म की मार्केट स्ट्रक्चर था. जैसे मैंने बताया कि ये मार्केट स्ट्रक्चर रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता. राइट. बस ये एक आइडियल किस्म का मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कशन के लिए बेसिकली इकोनॉमिस्ट ने बिल्डअप किया. ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर रियलिस्टिक है. रियल लाइफ में इस तरह की मार्केट्स हमें एग्जिस्ट होती हुई नजर आती हैं. सबसे पहले हमारे पास आ गया मोनोपोली. मोनोपोली किस टाइप की मार्केट है? इसको मैं अगर यहाँ पे इसको इरेज कर दूं. अच्छा, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड डुओपोली, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट. ये सारी इम्परफेक्ट हैं. इम्परफेक्ट क्यों हैं? इनको इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं और इनके फीचर्स क्या होते हैं? लाइक वी विल लुक इनटू दोस फीचर्स राइट नाउ. तो सबसे पहले लाइक हम मोनोपोली की बात कर लेते हैं. मोनोपोली किस तरह का मार्केट होती है? राइट. सो मोनोपोली अगेन इम्परफेक्ट कंपटीशन में आती है. मोनोपोली नाम से जाहिर, मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स फर्म. सो इट इज अ काइंड ऑफ मार्केट वेयर देयर इज ओनली सिंगल सेलर इन द इंडस्ट्री. राइट. हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं होती. पाकिस्तान में अगर एग्जांपल लें तो वाप्टा हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल है. वाप्टा दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी सेलर इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में वाप्टा के अलावा इलेक्ट्रिसिटी कोई भी नहीं सेल कर सकता. There are so many producers of electricity, but no one can sell it into the market. अगर आप सोलर के थ्रू let's say electricity अगर प्रोड्यूस कर भी रहे हैं तो you can't sell it in the market. Rather you can add it into the system of WAPTA and WAPTA will sell it to the general public. Right? आप लोग देखते होंगे ग्रीन मीटर का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में चल रहा है. So you can like use solar panels to generate electricity. You can use it yourself as well, and whatever you produce extra that is added into the system of WAPTA automatically, right? और WAPTA मार्केट में अगर आप खुद सेल कर सकते होते तो ज़ाहिर जो लोग एक्स्ट्रा बनाते हैं वो नेबर्स को सेल कर देते, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है. ऐसा करना इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोनोपोली पावर है इसके पास और इसने पेटेंट लिया हुआ, कॉपीराइट है इसके पास. कोई भी और फर्म ये काम कर ही नहीं सकते, सेल कर ही नहीं सकते. और ऐसा करना गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया हुआ है. राइट. सो जब आपके पास किसी चीज़ का कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, इट मींस आप उसमें मोनोपोली को एंजॉय कर सकते हैं. नो अदर फर्म कैन एंटर इनटू द इंडस्ट्री एंड डू द सेम थिंग. राइट. अच्छा जी. सो इसमें एक तो हमें नजर आया पहला फीचर कि देयर इज सिंगल सेलर इन द मार्केट. सेलर खाली एक ही होगा. यहाँ पे एंट्री एग्जिट का बहुत प्रॉब्लम होता है. लाइक एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पे टोटली बैंड है एक तरह से. देयर आर स्ट्रॉन्ग एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स. एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स एग्जिस्ट. लाइक मतलब न्यू फर्म्स कैन नॉट इजीली एंटर द इंडस्ट्री क्योंकि एग्जिस्टिंग फर्म किसी को आने ही नहीं देगी, उसके पास कॉपीराइट है. इसी तरह से ये जो मार्केट है इट सेल्स लाइक काइंड ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको आप दूसरों की प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दी ब्रांडिंग की. जनरली हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जब आप ब्रांड बना लेते हैं इट मींस यू आर डिफरेंशिएटिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ योर कंपैरेटर्स. ठीक है.
अच्छा जी, इसके अलावा लाइक अगर प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड है तो फिर प्राइस भी डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए। अच्छा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के लिए हम यूनिक सेलिंग पॉइंट का वर्ड भी समटाइम यूज करते हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट इज कि आप दूसरों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि यू आर सेलिंग समथिंग दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दूसरों के फीचर्स हमारी प्रोडक्ट से मैच नहीं करते। अच्छा जी, जब आप यूनिक सेलिंग पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो आपके पास राइट है कि आप प्राइसेस को भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। मेन नेक्स्ट फीचर हमारे पास है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है इसके अंदर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू द डिफरेंट कस्टमर्स फॉर एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल वाप्टा की एग्जांपल अगर ले लें, वाप्टा अगेन डिफरेंशिएट करते हैं ड्यू टू पर्सन, ड्यू टू प्लेस, ड्यू टू यूज। ठीक है, पर्सन का मतलब है कि सेलर कंसीडर्स आउटलुक ऑफ द पर्सन। इफ ही सीम्स रिच दे आस्क फॉर हाई प्राइस, इफ ही सीम्स पुअर दे आस्क फॉर लो प्राइस। सो पर्सन का मतलब ये होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेट करेंगे कंसीडरिंग आउटलुक ऑफ द पर्सन। प्लेस में क्या होता है कि डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस पे सेल की जाती है, राइट। डिफरेंट मार्केट्स जैसे सेंटोरस मॉल में अगर चीज़ खरीदने जाते हैं तो प्राइस अलग होती है, अगर आप संडे मार्केट से खरीदने जाते हैं तो प्राइस आपके लिए अलग होती है। सो सेलर चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट्स। इसी तरह से डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट प्राइसेस पे सेल होती है। यूज के बिहाफ पे भी ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं प्राइसेस को। यूज का मतलब है कि आपने प्रोडक्ट किस पर्पस के लिए यूज करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल या कितनी क्वांटिटी में यूज करनी है। जैसे पाकिस्तान में आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी सेलर यानी वाप्टा क्या करते हैं, अगर कुछ लोगों ने 200 यूनिट्स बिजली के यूज किए तो उनके लिए रेट अलग है। अगर आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल किया यूज किया तो अब आपके पास रेट टोटली रिवाइज हो जाता है, डिस्क्रिमिनेट हो जाता है। इसी तरह 300 तक यूनिट्स यूज करेंगे तो रेट अलग है, 301 के बाद आपके पास रेट फिर से चेंज हो जाता है। मतलब दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द यूज एज वेल। इसी तरह से अगर आप डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट का इलेक्ट्रिसिटी का तो रेट अलग है, अगर आप इंडस्ट्रियल यूज कर रहे हैं तो रेट अलग है। ओके, सो ये लाइक जो मार्केट स्ट्रक्चर है इसकी अगर हम बात करें एफिशिएंसी के हवाले से तो आपको क्या लगता है कि एफिशिएंट होगा? तो आंसर इज नो, दिस इज नॉट एफिशिएंट। ये रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं। क्यों वेस्ट करते हैं? बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि देयर मार्केट इज फिक्स्ड एंड नो वन कैन like purchase any product from any other seller since there is no other seller in the market, इनके अलावा कोई है ही नहीं। So as a result इन्हें efficient होने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इनका कोई competitor ही नहीं है। जब कोई competitor नहीं है तो फिर efficient होने की ज़रूरत नहीं है इन्हें। इन्हें पता है कि buyers सिर्फ इन्हीं के पास ही आने हैं, कहीं और जाना नहीं उन्होंने। जैसे पाकिस्तान के अलावा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम्पल ले लें तो ऑस्ट्रेलिया में देयर आर लाइक सो मेनी सेलर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप मार्केट में जाते हैं तो उनके जो सेल्समैन है वो आपको पकड़ लेते हैं और समटाइम्स वो आपको कहते हैं कि जी आप हमसे इलेक्ट्रिसिटी खरीद लें, हम आपको पहले महीने बिल ही नहीं चार्ज करेंगे। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे कंपटीशन होने की वजह से वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ये लोग इनएफिशिएंट है, रिसोर्सेज को ज़ाया करते हैं और फिर अपनी मर्जी की बिलिंग करके बायर्स को चार्ज कर लेते हैं। डिमांड इनइलास्टिक है, बिल्कुल। इनकी जो डिमांड इनइलास्टिक है, सेलर बायर कहीं जा ही नहीं सकता इनके अलावा। ठीक है ना? ओके, सो नाउ मूविंग टू अनदर थिंग। अच्छा, मोनोपोली के पास एक एफिशिएंसी अचीव करने का चांस होता है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक एफिशिएंसी। डायनामिक एफिशिएंसी होता है कि जब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं and that can lead to dynamic efficiency and cut your cost and average cost को आपका इसमें नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आप डायनेमिकली एफिशिएंट जब होते हैं तो एवरेज कॉस्ट आपकी इस तरह से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। इसको डायनेमिक एफिशिएंसी कहते हैं। ये मोनोपोली के पास एक पावर होती है कि वो लॉन्ग रन में इसको अचीव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मोर लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट कैन टेक प्लेस अंडर मोनोपोली। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
ये भी इम्परफेक्ट मार्केट में आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को जनरली कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द वर्स्ट नेमिंग कन्वेंशन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप देखिए मोनोपोलिस्टिक आ रहा है और साथ में कंपटीशन आ रहा है। देखिए मोनोपोली है, ये कंपटीशन है। कंपटीशन से मुराद होता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक से मुराद होता है मोनोपोली। लाइक ये मोनोपोली है, ये कंपटीशन है, क्या चीज है ये? समटाइम्स इट कॉजेस कंफ्यूजन फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द टीचर्स समटाइम्स एज वेल। सो इट शुड हैव इट्स ओन नेम। लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये क्या नाम हुआ? इसका कोई अपना नाम होना चाहिए था, जैसे डॉपली है, जैसे ओलिगोपली है, जैसे इन मार्केट्स के नाम है, इसका कोई अलग से नाम होना चाहिए था। लेकिन फिर इकोनॉमिस्ट इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जिसमें मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों के फीचर्स मिक्स हो रहे होते हैं, राइट? इट इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ओके, सो कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के और कुछ मोनोपोली के आ जाएंगे। पहला अगर फीचर देखें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो पहला फीचर इसका मैच कर गया कंपटीशन के साथ, परफेक्ट कंपटीशन के साथ, सेलर्स ज्यादा होंगे। सेकंड फीचर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी, ये मैच कर गया इसके साथ, सेकंड वाले मार्केट स्ट्रक्चर यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, तो दिस इज अ फीचर ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली के साथ मैच कर गया। प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होती हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती हैं इसके अंदर, तो ये किसके साथ मैच कर गया? अगेन मोनोपोली के साथ मैच कर गया। इसी तरह से एंट्री एग्जिट के उतने ज्यादा मसले नहीं होते जितना मोनोपोली के अंदर था, राइट? लाइक काफी हद तक ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। जब ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट हो, इट मींस कि मार्केट इज कॉन्टेस्टेबल, न्यू फर्म्स कैन एंटर द इंडस्ट्री एंड दे कैन compete with other similar firms। ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर भी काफी रियलिस्टिक है, हमें नजर आता है। जैसे शू मार्केट की एग्जांपल ले लें, शू मार्केट हमारे पास मोनोपोलिस्टिकली कंपैरेटिव मार्केट है। इसी तरह से डिफरेंट जो गारमेंट ब्रांड्स हैं वो भी इसी में आते हैं, वॉचेस हो गई, परफ्यूम्स हो गए, या फिर हमारे पास आ गया और कौन सी मार्केट इसके अंदर आ जाएगी? हाँ, मोबाइल फोन्स हो गए, ये भी मोनोपोलिस्टिकली कंपैरेटिव मार्केट के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ सेलर्स अब काफी ज्यादा हो गए। अगर पाकिस्तान में देखें तो देयर आर सो मेनी मोबाइल फोन सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स इन पाकिस्तान। ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली भी एक इम्परफेक्ट मार्केट की एग्जांपल है। ओलिगोपोली के क्या फीचर्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं। ओलिगोपोली के अंदर लाइक नंबर ऑफ सेलर्स बहुत कम होते हैं, देयर आर ए फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, जैसे देयर कैन बी लाइक काइंड ऑफ अ फ्यू सेलर्स। ओलिगोपोली की एग्जांपल ले लें, ओलिगोपोली पहला हमारे पास फीचर है कि देयर आर ए फ्यू सेलर्स इन द मार्केट। अगर पाकिस्तान की एग्जांपल है या फिर दूसरी कंट्रीज में, तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जनरली इसकी एग्जांपल में आ जाती है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जैसे पाकिस्तान में यूफोन, वारिद, टेलीनॉर, जोंग, ये चंद एक कंपनीज हैं। जनरली 1 से 8 तक या बिलो 10 नंबर ऑफ फर्म्स हो, तो ये ओलिगोपोली की एग्जांपल में हम बेस्ट एग्जांपल में ले लेते हैं। एंट्री एग्जिट का क्या होगा? यहाँ पे एंट्री एग्जिट फ्री होगी या नहीं होगी? देयर आर स्ट्रॉन्ग एंट्री एग्जिट बैरियर्स, ठीक है? इसमें एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स हमें नजर आते हैं। एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइक एग्जिस्टिंग फर्म्स डोंट अलाउ अदर सेलर्स टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री इजीली। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे लाइक ओपेक की एग्जांपल ली जाती है, राइट? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन्होंने आपस में ओलिगोपोली बनाई हुई, कार्टेल बनाया हुआ है इन्होंने, ये किसी नई फर्म्स को या नई कंट्री को इजीली एंटर नहीं होने देते मार्केट में। प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के बारे में क्या होगा और नेचर के बारे में क्या होगा? यहाँ पे लाइक हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स सेल होते हैं। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स कैन लुक डिफरेंट बट दे मे वर्क एग्जैक्टली इन द सेम फैशन। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर लें, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की एग्जांपल ले लें, इनको आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं लेकिन दे आर सेम एज वेल। कैसे? फॉर एग्जांपल
टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में अगर आप आंखें बंद करके फ़ोन उठाएं तो क्या कभी कॉल सुनते हुए आपको पता चलता है कि टेलीनॉर के नंबर से कॉल आई थी या यूफोन से आई थी या वाजद से आई थी? एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको मिल रही होती है सब से, लेकिन डिफ्रेंशिएट कर भी सकते हैं। खुली आंखों के साथ देखें किस नंबर से कॉल आ रही है। 0321 से कॉल आ रही है तो मतलब वारिद के नंबर से आ रही है, 0300 से आ रही है तो मतलब जैज से आ रही है। कैसे डिफ्रेंशिएट हुआ उसका नंबर देखें। लेकिन अगर आप नंबर ना देखते जस्ट कॉल अटेंड करते और फ़ोन सुनना शुरू कर देते तो आपको नहीं पता चलना था कि किधर से कॉल आ गई। ऑल ऑफ देम वर्क इन द सेम फैशन। इसी तरह कार इंडस्ट्री की बात कर लें तो चाहे होंडा की कार्स हों चाहे टोयोटा की कार्स हों, ऑल ऑफ देम वर्क इन द सेम फैशन। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक वी कैन डिफरेंशिएट देम एज वेल। जैसे अगर हम उनको साइज, उनके कलर, उनकी शेप्स, उनकी जो भी लाइक आउटर लुक है उससे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। उनका लोगो लगा होता है, ठीक है, हर कंपनी का अपना लोगो लगा होता है तो उससे हम डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं कि ये कौन सी कंपनी की कार है। बट ऑल ऑफ देम वर्क इन एग्जैक्टली द सेम फैशन। एक तरह का ही काम करे, उनका इंजन हर एक का एक तरह का काम करे। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में कॉल्स एक तरह से काम कर रही थी, बाकी जो इनकी सर्विसेज हैं वो भी एक तरह की थी। सो हेटेरोजीनियस में होती है कि शेप वाइज, कलर वाइज, साइज वाइज आप चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन बट दे वर्क इन द सेम फैशन, लाइक एक तरह से काम करते हैं। ओके, सो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो क्या ये फर्म्स एफिशिएंट होती हैं? तो ये भी इनएफिशिएंट फर्म्स होती हैं क्योंकि इन्होंने आपस में लाइक कार्टेल्स बनाए होते हैं। कार्टेल बेसिकली हिडन एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें ये फर्म्स आपस में कल्यूड कर जाते हैं ताकि ये कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर सकें, कंज्यूमर्स को ओवरचार्ज कर सकें और ये अंडर प्रोडक्शन को भी कॉज करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। जब ये इनएफिशिएंट है, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर नहीं है क्योंकि इनको कितना खतरा नहीं होता। कार्टेल इनका एक मेन फीचर होता है, प्राइसेस लाइक इनकी सेम भी हो सकती हैं अगर इनके बीच में कार्टेल है। कार्टेल बेसिकली क्या होता है कि इट इज काइंड ऑफ हिडन एग्रीमेंट बिटवीन फर्म्स और कंट्रीज और कंपनीज इन विच दे एग्री टू चार्ज हाई प्राइस एंड प्रोड्यूस लेसर आउटपुट। ठीक है, लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए ऐसा करते हैं ताकि ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन अच्छा, कार्टेल के अलावा एक और टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड कलूजन। सो कार्टेल और कलूजन में क्या फ़र्क है? कार्टेल एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है इन कंपनीज के दरमियान में और कलूजन एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट होता है। फॉर द टाइम बीइंग ये लोग कर लेते हैं। जैसे अगर हम ओपेक की एग्जांपल लेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, 15 कंट्रीज इसमें आती हैं जिसमें सऊदी अरेबिया है, कुवैत है और कतर है और ये कंट्रीज बेसिकली आती हैं। लेकिन इनके बीच में कार्टेल है, लेकिन समटाइम्स इनके साथ आके यूएसए भी आके मिल जाता है, कभी इनके साथ रशिया भी आके मिल जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ऑफिशियली इनके कार्टेल का पार्ट नहीं बनते, इनके साथ फॉर द टाइम भी अपना बेनिफिट इंक्रीज करने के लिए एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट बना लेते हैं ताकि अपने प्रॉफिट्स को ये भी मैक्सिमाइज कर सकें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डॉकली। डॉकली एक ऐसी मार्केट होती है जिसके एग्जैक्टली वही फीचर्स होते हैं जो ओलिगोपोली के होते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह से काम करती है। लेकिन सिर्फ फर्क है, इसमें सिर्फ एग्जैक्टली 2 फर्म्स होती हैं, देयर आर ओनली 2 फर्म्स इन द मार्केट। बाकी इनका दे वर्क इन द सेम फैशन, एंट्री एग्जिट के भी प्रॉब्लम्स कॉज करेंगे ये, बस ये फर्म्स होंगे। इनके दरमियान में कार्टेल और कलूजन भी हो सकता है, राइट। ये हेटेरोजीनियस टॉलरेंसेस बनाएंगे, इनएफिशिएंट भी होती हैं, नई फर्म्स को एंटर होने के लिए भी ये स्टॉप करती हैं। सो ये सारे मार्केट स्ट्रक्चर जितने भी थे परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, उनकी ओवरऑल समरी हमने देख ली, उनके बेसिक फीचर्स देख लिए हैं और इनका डिफरेंस आपको नजर आ गया कि किस तरह का है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ड्रॉ इट्स टेक्निकल ग्राफ्स एज वेल। तो इंशाल्लाह इन फीचर्स को आप रिव्यू करते हैं, तो कल की क्लास में हम उसको देखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।